औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर रहे हैं जनाब, बुक्स का नाम है एडवांस्ड अकाउंटिंग, और आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं वह चैप्टर नंबर 2, इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स। ये चैप्टर नंबर 2 है जिसका ये इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। तो इस चैप्टर का जो रिलेशन है बेसिकली वो चैप्टर नंबर 1 के साथ है। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट किया और चैप्टर नंबर 1 से ही आगे हम आज स्टेप्स जो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में हमने जो सीखा है वो उसको इस चैप्टर नंबर 2 के साथ कैसे रिलेट करना है। तो सबसे पहले कंपनीज जब बनाई जाती है तो उस वक्त सबसे पहले जो है वो इशुएंस ऑफ शेयर्स किए जाते हैं, शेयर्स इशू किए जाते हैं। इस शेयर्स को इशू करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले जो होता है उनको हम कहते हैं फर्स्ट और इनिशियल इशुएंस। उसके आगे हमारे पास आता है इशूड टू जनरल पब्लिक, पब्लिक को शेयर्स इशू किए। इशूड टू ए डायरेक्टर, डायरेक्टर को इशू किए। इशूड टू प्रमोटर, प्रमोटर को शेयर इशू किए। इशूड टू अंडर राइटर, अंडर राइटर को शेयर इशू कर दिए। जब आप पब्लिक को इशू करते हैं तो उसके आगे हमारे पास 3 कंडीशन है। फुल सब्सक्रिप्शन की कंडीशन होती है, ओवर सब्सक्रिप्शन होती है या अंडर सब्सक्रिप्शन होती है। इसके बाद हमारे पास आ गया है सब्सिक्वेंट इशुएंस, यानी कि जब फर्स्ट टाइम आप शेयर्स इशू कर देते हैं तो उसके बाद आपके पास कौन सी सिचुएशन होती है कि आपको बाद में कैसे शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। तो हमारे पास इसकी 4 आपकी हेडिंग्स हैं। इशू टू जनरल पब्लिक की जाते हैं। कंसीडरेशन अदर देन कैश, अगर आपने जो है वो कैश के बदले में शेयर इशू नहीं करने बल्कि किसी डायरेक्ट एसेट को ख़रीद कर या फिर एसेट के बदले में शेयर इशू करने हैं तो कंसीडरेशन अदर देन कैश कहलाता है। इसी तरह लिखा हुआ है इशू टू ए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, कि अगर मौजूदा हिस्सादारान जिन्होंने आपके पास से पहले शेयर इशू किए हुए हैं उन्होंने अगर मज़ीद शेयर्स ख़रीदने हैं तो आप उनसे इशूज़ टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की कंडीशन अप्लाई करेंगे। बेसिकली हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है जिसको हमने शुरू किया है वो इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की कंडीशन में आ रहा है। इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मौजूदा हिस्सादारान जिन्होंने मज़ीद शेयर्स कंपनी के ख़रीदने हैं वो हमारे पास आ जाएंगे चैप्टर नंबर 2, इशू ऑफ बोनस एंड शेयर राइट शेयर्स। ठीक हो गया। यहाँ से हमारे पास चैप्टर नंबर 2 की इब्तदा हो रही है कि जिन हिस्सेदारान ने आपकी कंपनी में पहले शेयर्स ख़रीद चुके हैं उनको मज़ीद आपने शेयर्स इशू करने हैं। तो जब आपने उनको शेयर्स इशू करने हैं तो उनके पास कौन सी कंडीशन हैं वो हम देखेंगे कि हमारे पास है। सबसे पहले कंसीडरेशन अदर देन कैश में हमारे पास आएगा एट पार शेयर इशू किए जाते हैं, एट प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं और एट डिस्काउंट किए जाते हैं। तो इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर चैप्टर नंबर 2, यहाँ से इसका लिंक जो है वो क्रिएट हो रहा है चैप्टर नंबर 1 के साथ। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपके पास आता है बोनस शेयर्स। बोनस शेयर का मतलब है कि जिन हिस्सादारान ने आपके कंपनी के अंदर पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं अब उनको आपने मुनाफा देना है, और यहाँ पे जो प्रॉफिट देना है या डिविडेंड देना है वो इन शेप ऑफ शेयर्स देना है। ठीक है। तो बोनस जो है हम बेसिकली 2 तरीक़ों से इशू कर सकते हैं, इन शेप ऑफ कैश कर सकते हैं या इन शेप ऑफ शेयर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बोनस शेयर्स का मतलब हुआ कि आपने अपने मौजूदा हिस्सेदारान को प्रॉफिट जो है वो कैश की शक्ल में नहीं दिया बल्कि मज़ीद शेयर्स दे दिए हैं। ये कंडीशन अमूमन उस वक्त अप्लाई होती है जब कंपनी के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं पड़ा हुआ या एक्स्ट्रा इतनी कैश नहीं है कि वो अपने हिस्सेदारान को प्रॉफिट दे इन शेप ऑफ कैश। तो वो क्या करती है, कंपनी अपने हिस्सेदारान को शेयर्स इशू कर देती है। इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होता है कि कंपनी की मार्केट के अंदर शेयर्स की जो वर्थ है वो बढ़ जाती है। ठीक है। और हिस्सेदारान को वक्ती तौर पे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा कि उन्होंने कैश आपसे वसूल किया, प्रॉफिट हुआ, बल्कि उनको बाद में आने वाले साल में ये फ़ायदा होगा कि उन्होंने कंपनी में जो शेयर्स ख़रीदे थे उन शेयर्स ख़रीदने के बाद उन्हें मज़ीद शेयर्स प्रॉफिट की शक्ल में मिल गए हैं, इसलिए इसको कहेंगे बोनस शेयर्स। तो जब बोनस शेयर्स की कैलकुलेशन होती है तो उसके आगे हमारे पास जो है नेक्स्ट हम देखते हैं राइट इशूज़। राइट इशू का मतलब है कि आपने जो शेयर्स इशू किए हैं वो आपने अपने मौजूदा हिस्सेदारान को एक ऑफ़र दी है। राइट इशू का मतलब है कि मौजूदा हिस्सेदारान इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक आपने ऑफ़र दी है। वो ऑफ़र ये दी है कि आप कंपनी का मज़ीद शेयर ख़रीद सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो शेयर ख़रीदेंगे आप, ये आपको मज़ीद कम प्राइस पे मिलेगा, मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर करते हुए आपको कम प्राइस पे ये शेयर्स मिल जाएगा राइट इशू के अंदर। ठीक है। तो ये 2 ही टॉपिक हैं। अगर आप देखें तो चैप्टर का नाम भी यही है, चैप्टर नंबर 2, इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स। ठीक हो गया।
तो ये हमारे पास बोनस शेयर्स की कंडीशन आ गई है और दूसरी हमारे पास है राइट इश्यूज। अब इसको पूरे हम हेड को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, यही हमारा पास चैप्टर नंबर 2 है। तो देखें बोनस शेयर्स जब दिए जाते हैं तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ बोनस, क्वांटम ऑफ बोनस कि सबसे पहले की जाती है कैलकुलेशन कि कितनी मिकदार में बोनस देना है। क्या कंपनी ने 100% वैल्यूज जो आपका उसके पास कैपिटल पड़ा हुआ है, प्रॉफिट पड़ा हुआ है, सारे का सारे बोनस दे दें, 50% दे दे, 25% दे दे, 33%, कितनी जो है वो परसेंटेज की शक्ल में बोनस इशू करे। तो इसको कैलकुलेशन ऑफ बोनस, क्वांटम ऑफ बोनस में हमारे पास एक हमारे पास फार्मूला बनाया गया है। उस फार्मूले के तहत हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम ऑफ बोनस हम कैलकुलेट करेंगे। इससे कंपनी की जो है वो मार्केट के अंदर एक वर्थ भी कायम रहेगी और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा डाउन भी नहीं होगी। क्वांटम ऑफ बोनस को हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी मिकदार में हम बोनस शेयर्स की शक्ल में जारी कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स के जब बोनस हमने देना है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, कौन सी जर्नल एंट्रीज होंगी, क्या अकाउंट्स इफ़ेक्ट करेंगे, ये सारी बातें जो हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक हो गया। तो अब देखते हैं आगे हमारे पास है राइट शेयर्स या राइट इशुएंस। तो उसके अंदर भी हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ राइट शेयर इशुएंस। ठीक है कि जो शेयर्स आप राइट की शक्ल में दे रहे हैं, हक दे रहे हैं अपने मौजूदा हिस्सादारान को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये हक दे रहे हैं कि वो मज़ीद कंपनी के शेयर्स ख़रीद लें, तो उसका भी एक फार्मूला बना हुआ है। उस फार्मूले के तहत हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो दिया हुआ है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ राइट शेयर्स है कि आपने जो राइट इशू किया है उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कौन सी होंगी। ये हमारे पास पूरा ओवरऑल चैप्टर 1 और 2 का आपस में रिलेटेड कर रहा है। यहाँ पे आपको पूरी जो है स्केच बना के दिखा दिया है। यहाँ से हम चैप्टर नंबर 2 की इब्तिदा कर रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में कौन कौन सी हमें जो है डिटेल के साथ हेड्स को डिफ़ाइन करना है। तो आपको पता है कि हम एडवांस अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे पास सेक्शन नंबर 1 है। सेक्शन नंबर 1 में डिस्कस जो हो रहा है वो चैप्टर नंबर 2 बोनस इशू एंड राइट इशू हो रहा है। ठीक है, ये चैप्टर का नेम है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो हेडिंग डिस्कस होगी वो है बोनस शेयर्स एक्स्ट्रा डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर। बोनस शेयर्स की शक्ल में हम हिस्सादारान को, जो मौजूदा हिस्सादारान है उनको इजाफी जो है वो शेयर्स देंगे। याद रखना है बोनस शेयर्स में यहाँ हम हिस्सादारान को शेयर्स दे रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट दे रहे हैं इन शेप ऑफ शेयर्स, नॉट इन शेप ऑफ कैश। आपके पास कंडीशन ये भी होती है कि आप कैश की सूरत में अपने हिस्सादारान को प्रॉफिट दे दें, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ शेयर्स को कैलकुलेशन के लिए चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यह है वाई कंपनीज इशुएंस बोनस शेयर्स। कंपनी बोनस शेयर्स क्यों इशू करती है। ठीक है, तो कंपनी बेसिकली बोनस शेयर्स इशू करती है कि कंपनी के जो हिस्सादारान हैं उनको मज़ीद शेयर्स मिल जाएंगे। देखें, कंपनी ने 1 साल कारोबार किया, कारोबार करने के बाद उनको हुआ प्रॉफिट, और कंपनी अपना प्रॉफिट भी शेयर कर सकती है हिस्सादारान को, वो इन शेप ऑफ कैश प्रॉफिट लें और अपने हिस्से के जो है वो पैसे वसूल कर लें, और इससे कंपनी के जो है वर्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनी अपने हिस्सादारान को पैसे नहीं दे रही, रकम नहीं दे रही, बल्कि क्या कह रही है कि हम आपको बोनस दे देते हैं। किस शक्ल मुनाफा देते हैं, शेयर्स की शक्ल में। अब इसके हमारे पास क्या इफेक्ट होगा कि जब आपकी कंपनीज आपको प्रॉफिट शेयर्स की शक्ल में दे रही है तो नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो रहे हैं कंपनी के, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उसकी पार वैल्यू डिक्रीज हो रही है कंपनी की। नंबर 3 है कि टोटल इक्विटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो तीनों मैंने बातें की हैं नंबर 1, 2, 3, ये हम क्या करेंगे प्रैक्टिकल, जब मैं आपको सवाल करके दिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि देखें इससे नंबर ऑफ़ शेयर्स इंक्रीज़ हो गए हैं, पार वैल्यू जो शेयर्स की वो है वो डिक्रीज़ हो गया, और उसकी टोटल इक्विटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, तो इसलिए कंपनी अपने हिस्सादारान को शेयर्स दे देती है, बोनस देती है शेयर्स की शक्ल में। इससे कैश पे इफेक्ट नहीं होता, कंपनी की कैश में कमी नहीं आती। लिहाजा आगे लिखा हुआ है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोनस शेयर्स। कंपनी के बोनस इशू करने के फ़ायदे क्या हैं या उसके नुकसान क्या हैं। तो अब सबसे बेहतरीन फ़ायदा एक ही जो है वो ये है कि कंपनी कैश नहीं पे करेगी, जिससे उसकी वर्किंग कैपिटल पर या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है, कंपनी अपना जो है वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए शेयर्स इशू कर देती है ताकि कंपनी की जो है वो इक्विटी इंक्रीज़ हो जाए। ठीक हो गया,
और दूसरा क्या है कि जितने भी कंपनी के पास सरप्लस पड़े हुए हैं, प्रॉफिट हैं, रिजर्व हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो इस जो है शेयर्स कैपिटल के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट लिखा है लीगल प्रोविजन ऑफ बोनस इशुएंस, के कानूनी क्या हैसियत है बोनस इशू करने की। तो वो कंपनी का जो सेक्शन है हमारे पास 1984, इसके तहत आपको बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके अंदर रहते हुए कंपनी अपनी लीगल प्रोविजन का इफेक्ट शामिल करेगी। कानूनी कार्रवाई के तहत वो बोनस शेयर इशू करेंगे जो कंपनी के अंदर ऑर्डिनेंस के अंदर डिफाइन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अप टू व्हाट एक्सटेंट बोनस शेयर्स कैन बी इशूड, किस हद तक आप बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं। ये बहुत अहम चीज़ है। देखें कंपनी के पास जो बैलेंस शीट बनी हुई है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मेजर जो इस चीज़ के साथ रिलेटेड मैं वो बताना चाहता हूँ। कंपनी के पास रिजर्व पड़े हुए हैं, प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, कंपनी के पास सरप्लस है, शेयर प्रीमियम में एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं, इसी तरह कंपनी के पास डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अंदर पैसे पड़े हुए हैं। ठीक है। कंपनी के पास इक्विटी पड़ी हुई है। तो किस हद तक वो अपने शेयर इशू करेगी ये एक फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। जिसमें बताएंगे कि हम कंपनी जो है वो किस हद तक अपने बोनस शेयर्स की शक्ल में इशू कर सकती हैं। अप टू व्हाट एक्सटेंट बोनस शेयर्स कैन बी इशूड। ठीक है। तो एक फार्मूला हम देखेंगे, उस फार्मूले का नाम हम रहेंगे क्वांटम ऑफ बोनस। क्वांटम ऑफ बोनस का मतलब है बोनस की कितनी मिकदार इसके अंदर डिफाइन करेंगे, इफेक्ट करेंगे। ठीक है। ये अब न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं आपको उस वक्त साथ वजाहत के साथ बता दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है सोर्स ऑफ बोनस इश्यूज, बोनस इशू करते हुए कौन कौन से जराए हैं, कहाँ कहाँ से हम जो है बोनस को इशू कर सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पड़ा हुआ है, शेयर प्रीमियम अकाउंट है, रिजर्व्स पड़े हुए हैं, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे रिजर्व्स और भी बहुत सारे जो है अकाउंट्स हैं जिसमें रुपए पड़े हुए हैं, जहाँ से उठा के हम इसको शेयर्स की मद में इशू कर सकते हैं। ठीक है। आगे लिखा हुआ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये है कि जब हम बोनस शेयर्स इशू करते हैं तो हमारे पास बेसिकली सिर्फ 2 जर्नल एंट्रीज होती हैं। ठीक है। पहली एंट्री ये होगी कि किस अकाउंट से हमने बोनस की वैल्यू को एडजस्ट किया है, वो वाला अकाउंट जो है वो इफेक्ट होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने सरप्लस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऊपर लिखा हुआ है वहाँ से, शेयर प्रीमियम से, रिजर्व से, ये 4-5 अकाउंट जो मैंने बताए हैं, इन से हम बेसिकली क्या करेंगे, शेयर्स की मद में पैसे निकाल कर कंपनी इशू कर देगी बोनस की शक्ल में। ठीक है। तो अहम बात एक ही है कि ये 4-5 अकाउंट, दोबारा मैं बोल देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर प्रीमियम, रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व या डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो हैं, ये 4 अकाउंट जो हैं ये बेसिकली नेचर वाइज क्रेडिट होते हैं। तो अब हम जब इनसे हम बोनस की वैल्यू निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे, तो इसका उलट इफेक्ट हो जाएगा, इनको हम डेबिट कर देंगे, और डेबिट करने के बाद हम इसके बदले हम क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके हम जनरल एंट्रीज करेंगे। ये जनरल एंट्रीज मैं आपको आगे बताता हूँ। इसलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर जो है बेसिकली वजाहत के साथ नेक्स्ट मैंने आपको बतानी है। आगे लिखा हुआ हमारे पास ऑप्शन था दूसरा, हमारे पास सेक्शन है राइट इश्यूज, कि कंपनी अपने मौजूदा हिस्सादारान को शेयर्स मज़ीद इशू करना चाह रही है, तो इसको कहते हैं राइट इशू, कि किस किस शेयर होल्डर्स के पास ये हक है कि वो अपने राइट शेयर्स को ख़रीद सके। ठीक हो गया। एग्जिस्टिंग होल्डर शेयर होल्डर के पास ये राइट है कि वो अपने शेयर्स मज़ीद कंपनी के ख़रीद सकती है। आगे लिखा हुआ है पर्पस ऑफ राइट शेयर्स, राइट शेयर्स इशू करने का पर्पस क्या है। तो एक ही पर्पस है, मैंने बता चुका हूँ कि इससे आपकी इक्विटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, शेयर्स मज़ीद मार्केट में आपके जाएंगे, वो कंपनी में शेयर्स के बदले कंपनी की वर्थ इंक्रीज़ होगी। ठीक है। आगे लिखा हुआ है फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड टू मेक द राइट इशुएंस सक्सेसफुल। कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कंपनी के राइट इशू जो है वो मार्केट के अंदर कामयाबी के साथ सेल हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो एक बेसिक यही फैक्टर है कि अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, लोगों ने आप पे एतमाद किया है, आपके शेयर्स पहले ख़रीदे और मज़ीद ख़रीदना चाहते हैं, तो वो ख़रीद सकते हैं।
अगर कोई आपकी कंपनी जो है राइट इशू के शेयर पब्लिक नहीं खरीदी, इसका मतलब कंपनी की इतनी वर्थ नहीं है। कंपनी को मज़ीद स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी चाहिए जिससे उसकी वर्थ मार्केट के अंदर इंक्रीज़ हो। नेक्स्ट लिखा हुआ है वैल्यूएशन ऑफ राइट, कि वैल्यूएशन ऑफ राइट कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखें जी, मार्केट के अंदर आपने पहले शेयर्स कंपनी ने पब्लिक को इशू किए, लोगों के पास शेयर्स हैं, अब उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने आप को कंपनी ने रजिस्टर्ड करवाने से शेयर्स की एक मार्केट प्राइस भी मार्केट के अंदर चल रही होगी, ठीक है। तो शेयर होल्डर जो है वो कहीं से भी शेयर खरीद सकता है, मार्केट से खरीद सकता है, पब्लिक जो है मार्केट से शेयर्स आपका खरीद सकती है। अब मार्केट में शेयर की प्राइस ज़्यादा होगी, डेफिनेटली सी बात है। दूसरा, कंपनी के पास ऑप्शन ये है कि कंपनीज के जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी से डायरेक्ट शेयर भी खरीद सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट खरीदने से पहले उन्हें क्या फ़ायदा होगा, वैल्यूएशन ऑफ राइट का वो फ़ायदा ये उठाएंगे कि चूँकि उन्होंने कंपनी पे पहले एतमाद किया है, कंपनी उनको वही शेयर जो मार्केट में हाईली प्राइस के पर है उसको कम प्राइस पर लोगों को दे देगी। तो वैल्यूएशन ऑफ राइट हम कैलकुलेट करेंगे कि इस वक्त आपके राइट शेयर की प्राइस क्या है, उस प्राइस पर आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, सिर्फ याद रखना है आपने, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मौजूदा हिस्सादारान से शेयर खरीद सकते हैं, बाकियों के लिए ऑफर नहीं है। अगर लिखा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ राइट इश्यूज, तो राइट इश्यूज के जब हम कर लेंगे तो उस वक्त अकाउंटिंग इफेक्ट क्या होगा, जर्नल एंट्रीज 3 होंगी कि हम शेयर कितने पे हमने मार्केट में था, किस प्राइस पर हमने शेयर होल्डर्स को सेल किया है, इशू किया है, ठीक है, और इन दोनों को जो फ़र्क होगा मार्केट प्राइस और इशुएंस प्राइस, इसको हम डिविडेंड के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास यही चैप्टर हमारे पास एडवांस अकाउंटिंग, तो चैप्टर 2 है इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स। तो हमारे पास है इशुएंस ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो इशुएंस ऑफ शेयर्स में सबसे पहले आपके पास ये चल रहा है फर्स्ट इंस्टेंट, इनिशियल, सब्सिक्वेंट इशुएंस। सब्सिक्वेंट इशुएंस इसलिए मैंने हेड किया कि यहाँ से ही हमारे पास जाएगी वह बात एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की तरफ। जी, यहाँ पे मैंने अब सिर्फ, आप अगर देखें जो आपके सामने स्केच आया है, इसके अंदर सिर्फ एक पहलू आपके पास इशुएंस ऑफ शेयर्स आपके टॉप पे लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा हेड इसका पहलू था स्पेक्टा फर्स्ट यानी इशुएंस, इनिशियल इशुएंस, इसको मैंने अब ख़त्म कर दिया इस वाले साइड को, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 पे बात जा रही थी। अब चैप्टर नंबर 2 की रिलेट जिस साइड पे जा रही थी वो ये थी कि इशूज़ टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अब ये वाला हिस्सा हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं इन डिटेल, इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, इसलिए मैंने क्या किया है, सिर्फ एक साइड ली है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, हमारे पास इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर में हमारे पास जो अब डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त, वो हमारे पास है बोनस इशुएंस, ठीक है। तो देखिए चैप्टर में नाम है ना बोनस इशुएंस एंड राइट इशू, तो इस वक्त जो है मैं अभी जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो बोनस इशू कर रहा हूँ कि बोनस किस तरह इशू करेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे राइट इशू को। बोनस इशू करते हुए सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम ऑफ बोनस, बोनस की मिकदार का तयन करेंगे कि कितनी मिकदार में बोनस दिया जाएगा। दूसरा, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोनस इश्यूज की जाएगी कि उसका अकाउंटिंग इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो देखें सिर्फ एक पहलू। नेक्स्ट मैं अभी थोड़े टाइम बाद आपके सामने ये राइट शेयर्स वाली जो है स्लाइड का इफेक्ट आपको बताऊंगा, ठीक हो गया। तो ये मैंने इसका कुछ हाफ कर दिया है पेज का। तो सबसे लिखा हुआ है नंबर 1 अहम बात, अप टू व्हाट एक्सटेंट बोनस शेयर्स कैन बी इशूड, कितनी मिकदार में बोनस शेयर्स इशू किया जाएगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रोविजन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बोनस कैन बी कैलकुलेटेड एज, लीगल प्रोविजन कानूनी हैसियत के हिसाब से जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स कैलकुलेट की जाएगी वो कुछ इस तरह की जाएगी। सबसे पहले लिखा जाएगा एग्जिस्टिंग कैपिटल, ये वो सरमाया है जो कंपनी ने पहले इशू करके शेयर्स उसके पास मौजूद है। कैपिटल वो हिस्सा जो उसका शेयर्स उसने इशू किए थे और उसके पास मौजूद है। इसके बाद कंपनी के पास क्या मौजूद है, फ्री रिजर्व पड़े हुए हैं, रिजर्व में पैसे पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं जिसको आने वाले वक्त के लिए मुख्तलिफ हालात के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये 2 चीज़ें कंपनी के पास मौजूद हैं जिन के अंदर रहते हुए कंपनी अपने बोनस शेयर्स को इशू कर सकेगी। बोनस शेयर्स इशू करने के लिए अब होगा क्या कि इसकी कितनी वैल्यू का तयन करना है, वो लिखने के लिए मैंने लफ्ज़ लिखा हुआ है क्वांटम ऑफ बोनस, कि बोनस की मिकदार, मुनाफा जो आपने देना है
वो कितना देना है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जो मौजूदा कंपनी के पास पैसे पड़े हुए हैं वो फ्री रिजर्व में पैसे पड़े हुए हैं। कंपनी क्या करेगी, शेयर इशू करेगी बोनस की शक्ल में, तो फ्री रिजर्व से पैसे निकालेगी और सरमाए के अंदर उसको ऐड कर देगी। देखिए, जब हम बोनस इशू करेंगे, शेयर इशू करेंगे, तो आपका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। अब दो चीज़ों पर इफेक्ट होगा, फ्री रिजर्व से पैसे निकल जाएंगे क्वांटम की शक्ल में और किधर चले जाएंगे, शेयर्स की शक्ल में कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएंगे। अगर आप देखें तो ये दोनों आपकी लाइबिलिटी साइड बनी हुई है, एक लाइबिलिटी कम होगी, दूसरी लाइबिलिटी में इजाफा हो जाएगा। एक फ्री रिजर्व वाली लाइबिलिटी में कमी आएगी और इस एग्जिस्टिंग कैपिटल के अंदर इजाफा हो जाएगा। ठीक हो गया, ये इफेक्ट होगा टोटल कैलकुलेशन करने के बाद। चूँकि इन्होंने जो अकाउंटिंग वालों ने उन्हें एक फार्मूला क्रिएट किया, इसलिए अब क्या करेंगे, उस फार्मूले को फाइंड कैसे करेंगे। तो देखें, फ्री रिजर्व के बाद लिखा रेजिडल रिजर्व। रेजिडल रिजर्व का मतलब है बचा हुआ रिजर्व। कितने बचे हुए रिजर्व पैसे हैं कि फ्री रिजर्व में से क्वांटम माइनस हो जाएगा। कंपनी के पास जितने पैसे पड़े होंगे रिजर्व अकाउंट के अंदर, उसमें से क्वांटम जो बोनस जो है वो कल क्यू माइनस हो जाएगा और जमा किधर हो जाएगा, वो हो जाएगा इंक्रीज्ड कैपिटल। कैपिटल में इजाफा होगा, कैपिटल में ये क्यू क्वांटम ऑफ बोनस जमा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, फ्री रिजर्व से क्वांटम माइनस होगा और इंक्रीज कैपिटल, एग्जिस्टिंग कैपिटल के अंदर क्वांटम जमा होने के बाद वो बन जाएगा इंक्रीज कैपिटल। वो फार्मूला ये कहता है कि क्वांटम ऑफ बोनस मे बी कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। वो फार्मूला ये है कि रेजिडल रिजर्व इज इक्वल टू 25% ऑफ इंक्रीज कैपिटल। कहते हैं कि जो बचा हुआ रिजर्व होगा वो इंक्रीज कैपिटल का 25% होना चाहिए। इस बात को उन्होंने प्रूफ करना है। दोबारा सुन लें, लिखा हुआ है कि रेजिडल रिजर्व इज इक्वल टू 25% ऑफ इंक्रीज कैपिटल। बचा हुआ रिजर्व वो कितना होना चाहिए, इंक्रीज कैपिटल का 25%। तो देखें, हम फ्री रिजर्व रेजुलर रिजर्व को कैसे हमने कैलकुलेट किया था कि फ्री रिजर्व में से क्वांटम माइनस हो गया, 25% ऐसे ही आ गया, और इंक्रीज कैपिटल का मतलब है कैपिटल के अंदर क्वांटम जमा हो गया। तो ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। इस इक्वेशन में से क्वांटम हम सेपरेट अलहदा कर लेंगे, हमारे पास एक फार्मूला अखज़ हो जाएगा। तो देखें क्या किया उसने कि फ्री रिजर्व माइनस क्वांटम, ये 25% को 25/100 कर दिया है, तो बाकी वैसे के वैसे ही लिख दिया है। इसके बाद 25/100 को जब डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा। ठीक है, फ्री रिजर्व माइनस क्वांटम इज इक्वल टू 1/4 इंटू कैपिटल प्लस क्वांटम। इसके बाद क्या होगा, ये जो 4 है ये इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाई होगा सी प्लस क्यू के साथ और बटे में आ गया जाएगा हमारे पास, ओवर में 4 आ जाएगा। ये मैं इक्वेशन हल कर रहा हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब ये जो 4 है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो डिवाइड हो रहा है इक्वल की दूसरी साइड पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। 4 ये बन जाएगा इंटू एफ आर माइनस क्यू इज इक्वल टू सी प्लस क्यू। अब 4 हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4FR माइनस 4Q इज इक्वल टू सी प्लस क्यू। ठीक है, अब ये जो क्वांटम ऑफ बोनस है, क्यू का जो वेरिएबल है ये एक साइड पे आ जाएगा। ये -4Q यहाँ से बराबर की तरफ जब आएगा तो ये प्लस का साइन हो जाएगा। तुम्हारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगी कि 4FR माइनस सी, ये प्लस वाला सी जो इंक्रीज कैपिटल है वो इधर आ जाएगा, इक्वेशन की साइड पे जमा हो जाएगा था और माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस है उधर जाके जमा हो जाएगा। अब ये Q प्लस 4Q इज इक्वल टू 5Q हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी 4Q माइनस 4C इज इक्वल टू 5Q। और क्वांटम चूँकि हमने सेपरेट करना है इसलिए 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा इक्वेशन के ऊपर। तुम्हारे पास वैल्यू ये ओरिजिनल फार्मूला अखज़ की है जिसका मैंने कलर जो है वो चेंज किया हुआ है कि क्वांटम इज इक्वल टू 4FR माइनस सी डिवाइडेड बाई 5। ये हमने एक फार्मूला अखज़ किया है, किस चीज़ के लिए किया है कि क्वांटम ऑफ बोनस के लिए, कि कितनी मिकदार में कंपनी जो है वो क्वांटम ऑफ बोनस इशू करेगी। तो ये फार्मूला है हमारे पास, उस फार्मूले के तहत हम इस चीज़ को मालूम कर लेंगे। ठीक है, आपने ये याद रखना है, Q इज इक्वल टू 4FR माइनस सी डिवाइडेड बाई 5। क्वांटम ऑफ बोनस इज इक्वल टू 4 फ्री रिजर्व माइनस इंक्रीज कैपिटल सॉरी एग्जिस्टिंग कैपिटल डिवाइडेड बाई 5। ये मेरे पास वेरिएबल ऊपर बने हुए भी हैं, मैंने वजाहत के साथ लिख भी दिए हैं, इन्हीं के मुताबिक आपने इस फार्मूले को याद कर लेना है। अब ये हमने फार्मूला खर्च किया है किस चीज़ के लिए, कि क्वांटम ऑफ बोनस के लिए, कि कितनी मिकदार में हम बोनस देंगे। तो इसको मिकदार को तयन हमने कर लिया इस फार्मूले के तहत। अब हमारे पास कौन से फैक्टर्स हैं
कि क्वांटम ऑफ बोनस मालूम होने के बाद हम कहाँ कहाँ से क्वांटम ऑफ बोनस को जारी कर सकते हैं। सोर्स ऑफ बोनस फंड्स आर गिवन बिलो। कौन कौन से ज़राए हैं कि जब हम इस बात का तयन कर लेंगे कि हमने क्वांटम देना है, बोनस की मिकदार देनी है, तो हमारे पास अकाउंट्स हैं, किन अकाउंट से हम पैसे निकाल सकते हैं। तो वो तमाम अकाउंट्स आपकी पहली तो बात है वो लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिट हुए होते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे जनरल रिज़र्व अकाउंट है, उसके बाद हमारे पास कैपिटल रिज़र्व अकाउंट है, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसके बाद हमारे पास शेयर प्रीमियम अकाउंट है और डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व अकाउंट है। ये 5 अकाउंट हैं जिनसे हम पैसे निकाल सकते हैं। किस शक्ल में निकाल सकते हैं? बोनस की शक्ल में। ठीक हो गया। तो इस बोनस से पैसे निकालेंगे। ये 5 अकाउंट आपके नॉर्मली क्रेडिट होते हैं, लाइबिलिटी साइड के आइटम है। अगर आप देखें तो इनको हम जब इस पे से पैसे निकालेंगे तो इन अकाउंट्स को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि इन अकाउंट्स में कमी आएगी क्वांटम की वैल्यू निकालने से। अगर आप ऊपर देखें तो मैंने लिखा हुआ है कि रेजिडुअल रिजर्व का मतलब है फ्री रिजर्व में से क्वांटम माइनस करना। ये रिजर्व अकाउंट जितने भी दिए हुए हैं इनमें से क्वांटम की वैल्यू माइनस होगी, तो उलट इफेक्ट होगा। ये क्रेडिट होते हैं इसलिए इनको डेबिट करेंगे। ठीक है। और कैपिटल में ये चीज़ इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज कैपिटल प्लस क्वांटम आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये 5 अकाउंट आपने बच्चों याद रखने हैं। यही अकाउंट इस्तेमाल होंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर। ठीक हो गया। तो देखिए अब आगे लिखा हुआ है जर्नल एंट्रीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोनस इश्यूज। तो बोनस इश्यू करते हुए आपकी जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले व्हेन बीइंग द बोनस डिक्लेयर, जब बोनस डिक्लेयर किया जाएगा तो ये जर्नल एंट्री आपके पास हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने देखें अभी आपको थोड़ा लम्हा पहले बताया है कि ये हमारे पास सोर्स ऑफ बोनस फंड्स आर गिवन दिया हुआ है। तो ये हमारे पास 5 अकाउंट हैं, ये क्रेडिट होते हैं नॉर्मली। जब हम इनसे पैसे निकालेंगे इन शेप ऑफ बोनस तो ये डेबिट हो जाएंगे। तो ये मैंने पाँचों के पाँचों अकाउंट यहाँ पे डेबिट किए हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, शेयर प्रीमियम डेबिट होगा और बोनस रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये पांचों अकाउंट में से जो जो कंपनी जिस स्ट्रेटजी के तहत कहेगी वो वाले अकाउंट हमने डेबिट कर दिए। मैंने यहाँ पे पांचों इकट्ठे इसलिए डेबिट किए कि एक जर्नल एंट्री मेजर बन जाए। तो क्रेडिट किसको करेंगे? टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, एक टेम्परेरी अकाउंट बनाएंगे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट के नाम से। ठीक है, जो बाद में ख़त्म हो जाएगा। किस शक्ल में हम इस एंट्री को कर रहे हैं कि जब कंपनी डिक्लेयर करेगी, ऐलान करेगी कि कंपनी वांट्स टू डिक्लेयर बोनस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, तो ये जर्नल एंट्री होगी। अब ये जर्नल एंट्री जब हो जाएगी तो अब उसके बाद कंपनी क्या करेगी? यही पैसे अपने इंक्रीज कर देगी, इसके शेयर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस की शक्ल में जारी करेगी। तो दूसरी एंट्री होगी व्हेन अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर सर्टिफिकेट टू जनरल पब्लिक। जब कंपनी ने अपने शेयर्स के सर्टिफिकेशन का अलॉटमेंट करनी है पब्लिक को बोनस की शक्ल में, तो एंट्री होगी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट टू शेयर कैपिटल। तो ये हमारे पास एंट्री होगी। ठीक है, कैसे कि बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट आपका ये क्रेडिट हुआ तो ये डेबिट हो जाएगा, और इन शेयर्स के बदले हम क्या करेंगे? इसका सरमाया जो है वो क्रेडिट कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक हो गया। ये दो ही जर्नल एंट्रीज हैं जो बच्चों आपने याद करनी है जब बोनस की ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ का इजाफा किया कि अगर बोनस शेयर्स जो हैं प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं तो फिर एक अकाउंट है टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। ये शेयर प्रीमियम अकाउंट तब क्रेडिट होगा, अदरवाइज सिंपल कंडीशन है तो सिंपल एंट्री होगी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम वाली कंडीशन थी तो फिर लिख लेंगे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी डिस्कशन जो है जो अबाउट बोनस इश्यूज है इसकी समझ आ गई होगी। इसको आप अच्छी तरह याद कर लें, देख लें, तो इसके रिलेटेड आपके आगे क्वेश्चन आएंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं राइट इश्यूज की वजह पे इसमें। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2 बोनस इश्यूज एंड राइट इश्यूज। तो हम देख रहे हैं इश्यूज टू द शेयर्स हम इशू कर रहे थे। हमारा जो असल इफेक्ट है वो बेसिकली दिया गया है इश्यूएंस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जी, अब हम जो है ये वही स्लाइड की सिचुएशन है, वही ग्राफ है, वही आपका डायग्राम है जो पहले था।
सिर्फ फ़र्क क्या पड़ा है कि यहाँ पे पहले हमने बोनस इश्यूज को डिस्कस किया था, अब हम कर रहे हैं इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर राइट इशू। ठीक हो गया। अब ये जो पूरी की पूरी डिटेल है ये राइट इशू के मतलब है। तो जब आप अपने मौजूदा हिस्सादारान को शेयर्स देंगे तो किस बेस पे देंगे कि मौजूदा हिस्सादारान जो हैं वो कंपनी का शेयर मार्केट से ख़रीदने की बजाय कंपनी से कम प्राइस पर शेयर ख़रीद सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ राइट इशू की एक हम कैलकुलेशन करेंगे राइट इशू की। दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ राइट इशू, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो जाएगी इस राइट इशू की। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या हुआ बेसिकली कि अब हम कर रहे हैं राइट इशू अकाउंट। ये राइट इशू के अंदर दो इफेक्ट हैं, कैलकुलेशन ऑफ राइट इशू को किस तरह कैलकुलेट करेंगे और इशू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ राइट इशू। ठीक हो गया। तो राइट इशू को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, लिखा हुआ है द फर्स्ट ऑप्शन और प्री एम्प्टिव terms as a right as defined an option to buy a shares at a specific price during specific period. Right shares are the shares to issue to the existing shareholder under such preemptive right. ठीक हो गया। ये दो डेफिनेशन लिखी हुई हैं दो। वो कहना क्या चाह रहे हैं, द फर्स्ट ऑप्शन हिस्सादारान के पास पहला जो ऑप्शन होता है या प्रीएम्प्टिव टर्म में जो होता है ऑप्शन, we have right to be defined as an option to buy a shares at a specific price during specific period। कि हिस्सादारान अपना उनके पास ऑप्शन है कि वो ख़रीद सकते हैं शेयर्स ख़ास दौरानिए के अंदर ख़ास वक्त के लिए। ठीक है। या ये बेसिकल डेफिनेशन दो लिखे, राइट शेयर्स आर टू द शेयर्स टू बी इशूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अंडर सच प्रीएम्प्टिव राइट। कि हिस्सादारान का पहला हक ये है, मौजूदा हिस्सादारान का पहला हक ये है कि वो कंपनी का हिस्सा ख़रीदें। ठीक है। और वो कंपनी से शेयर्स ख़रीद सकते हैं और उनको क्या फ़ायदा होगा, मैंने आपको बताया उनका फ़ायदा ये होगा कि कम प्राइस पे शेयर उनको मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो इसके बाद देखें हमारे पास लिखा हुआ है वैल्यूएशन ऑफ राइट्स, कि राइट शेयर्स की वैल्यूएशन किस तरह करनी है। तो हमारे पास लिखा हुआ है दो तरीके हैं। लिखा हुआ है व्हेन ए कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर होल्डर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर they have generally offered at a much lower price than their market in order to make the rights issue। देखें जी, आपने कंपनी में सबसे पहले शेयर ख़रीद लिया। इसको ख़रीदने के बाद एक साल के बाद फ़र्ज़ कर लेते हैं कंपनी मज़ीद आप कंपनी के शेयर ख़रीदना चाहते हैं, तो एक साल के अंदर कंपनी के अपने जो पहले शेयर इशू किए गए थे उनकी एक मार्केट प्राइस भी होगी। ठीक है। तो मार्केट में शेयर्स की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। अब आप क्या करें, शेयर ख़रीदना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन है आप मार्केट से ख़रीद लें, लेकिन आप क्या करते हैं, आप कहते हैं थोड़ा सा सस्ता होना चाहिए, कम प्राइस पे शेयर मिलना चाहिए। तो कंपनी अपने मौजूदा हिस्सेदारों को ये हक दे रही है कि वो बजाय मार्केट से शेयर खरीदने से कंपनी से डायरेक्ट ख़रीद लें। ठीक है। तो आपको कम प्राइस पे शेयर मिलेगा। इसलिए वैल्यूएशन ऑफ राइट में लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है कि व्हेन ए कंपनी ऑफर न्यू शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जब कंपनी अपने नए हिस्से मौजूदा हिस्सेदारान को इशू करेगी, दे आर जनरली ऑफर्ड एट मच लोअर प्राइस दैन देयर मार्केट प्राइस, कि वो अपने हिस्सेदारों को कम प्राइस पर देगी शेयर बजाय मार्केट की प्राइस के। ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक द राइट इशू। बस इतना सी ये बात है। देखो मेथड 2 है। मेथड नंबर 1 आपकी वैल्यूएशन ऑफ राइट मालूम करने के दो मेथड हैं। मेथड नंबर 1 ये है कि कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ राइट का सबसे पहले लिखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, कि जो आपके पास कंपनी के पहले से मौजूद हिस्सा थे उनकी मार्केट प्राइस आपने देख ली। जो हिस्से आपके पास शेयर्स पहले ख़रीदे हुए हैं उनकी मार्केट प्राइस। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ऑफर प्राइस ऑफ शेयर इशूड एज ए राइट, जो अब नए आपको कंपनी इशू शेयर्स कर रही है राइट की शक्ल में, उसकी वैल्यू को आप कैलकुलेट करके उसमें जमा कर देंगे। तुम्हारे पास आ जाएगी टोटल प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स। ऑल शेयर्स कौन कौन सी हैं, मौजूदा जो पहले ख़रीदे हुए थे वो, और जो अब आपको ऑफर है, ये दोनों की वैल्यूज़ और को आपने प्लस कर लेना है। तो अब फार्मूला लिखा हुआ है एवरेज प्राइस इज इक्वल टू टोटल प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स, जो आपने ऊपर कैलकुलेट करी है डिवाइड करनी है उसको टोटल शेयर्स पे। तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा एवरेज प्राइस का। तो वैल्यू ऑफ राइट कैसे मालूम करेंगे, मार्केट प्राइस में से एवरेज प्राइस जो आपने अभी कैलकुलेट की इसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास एक राइट की वैल्यू आ जाएगी कि इस वक्त कंपनी आपको वो ही शेयर जो कम मार्केट में महंगा बिक रहा है, महंगा आप ख़रीद सकते हैं, उसको आप कंपनी से कम प्राइस पे ख़रीद लेंगे। ठीक है।
इसके बाद मेथड नंबर 2 है, ये मेथड नंबर 2 इससे ज़्यादा इजी है। इसके अंदर फार्मूला द होल प्रोसेस कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। ये जो ऊपर हमने मेथड नंबर 1 में हमने इतनी वर्किंग की है, इस सारे को आप एक छोटे से फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फार्मूला ये है v इज इक्वल टू m माइनस एस डिवाइडेड बाई n प्लस 1। v से मुराद है वैल्यूएशन ऑफ राइट, ठीक है, वैल्यू ऑफ राइट। m से मुराद है मार्केट प्राइस, s से मुराद है ऑफर प्राइस या सब्सक्रिप्शन प्राइस भी कहते हैं इसे, और n से मुराद है नंबर ऑफ शेयर्स फॉर गेटिंग वन राइट शेयर। कितने शेयर्स के बदले आपको ये शेयर्स मिल रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो कंपनी ऑफर कर रही है कि 10 शेयर्स के बदले 3 शेयर्स आपको दे रहे हैं, 10 शेयर्स के बदले 8 दे रहे हैं, 5 शेयर्स के बदले 2 शेयर्स दे रहे हैं। तो जितने शेयर्स के बदले आपको शेयर्स मिल रहे हैं वो आपने उसको n नंबर ऑफ शेयर्स फॉर गेटिंग वन राइट ये कंसीडर करना है, प्लस 1। इस फार्मूले में आप वैल्यू कैलकुलेट को पुट करेंगे, सेम ऊपर वाले मेथड नंबर 1 वाला आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं जब सवाल हल करूँगा तो मैं फुल कोशिश करूँगा कि दोनों मेथड के साथ सवाल हल हो, ताकि सेम आंसर दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब आपके पास आ गया अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट राइट इशू, कि जब आप राइट इशू करते हैं तो आपके पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। अब 3 एंट्रीज होंगी। सबसे पहली एंट्री होगी मार्केट प्राइस के साथ। फॉर शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू differences between market price and issues price can due to receipt of the right issues can consider as a bonus। कहता है कि कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू या शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मार्केट प्राइस और इशू प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो एज बोनस कंसीडर करेंगे। और फॉर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा कि डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस एंड फेस प्राइस ऑफ द शेयर इज ट्रीटेड एज ए प्रीमियम। जितने भी शेयर इशू कर रहे हैं जो शेयर की असर फेस वैल्यू है, ठीक है, पार वैल्यू है, वो उसका फ़र्क आपका प्रीमियम कंसीडर होगा। ये 2 मैंने शॉर्ट सी हिंट दी हैं ताकि आपको एंट्रीज़ के अंदर उनकी वैल्यू का डिफरेंस पता चल सके। तो 3 एंट्रीज होगी। पहले होगी व्हेन बीइंग द राइट ऑफर इज़ मेड, जब ऑफर की जाएगी राइट की, सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। और ये वाली जो एंट्री है, जो पहली एंट्री है, वो हमेशा मार्केट प्राइस के साथ आपने करनी है। दूसरी एंट्री है व्हेन अमाउंट इज़ रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सन्ड्री शेयर होल्डर आ जाएगा। जब हिस्सा दरान आपसे राइट शेयर ख़रीदेंगे तो उनसे आपको पैसे मिलेंगे तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट टू शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक हो गया। अब जहाँ पे देखें, पहली एंट्री में सन्ड्री शेयर होल्डर डेबिट, दूसरी में सन्ड्री शेयर होल्डर क्रेडिट। पहली एंट्री मार्केट प्राइस से हुई थी और दूसरी आपकी ऑफर प्राइस से हुई थी, ठीक है, इशू प्राइस से। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका बोनस कहलाएगा। ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है फॉर शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस, यानी कि पहली एंट्री की मार्केट प्राइस, एंड इशू प्राइस ड्यू टू रिसीट ऑफ राइट, जो इस वैल्यू पे राइट आपको वसूल होगा, इज कंसीडर एज ए बोनस। तो ये जो डेबिट हुआ है सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट और सन्ड्री शेयर होल्डर क्रेडिट हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो बेसिकली आप बोनस को चार्ज करेंगे। तो तीसरी एंट्री अब आपको समझ आएगी, व्हेन क्लोज द सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट को जब आप क्लोज करेंगे तो एंट्री होगी बोनस शेयर डिविडेंड अकाउंट टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स। ठीक हो गया कि डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड इशू प्राइस ड्यू टू रिसीट ऑफ द राइट इशू कंसीडर एज ए बोनस। शेयर होल्डर्स की मार्केट प्राइस पहली एंट्री वाली और दूसरी इशू प्राइस जो आपके पास है, इनका जो फ़र्क होगा वो आपका किसको चार्ज होगा, बोनस शेयर्स डिविडेंड अकाउंट को होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरे चैप्टर के ओवरव्यू की समझ आ गई होगी। आपने क्या काम करना है कि सबसे पहले बोनस इश्यूज़ के प्रोसीजर को याद कर लेना है, फिर उसके बाद राइट शेयर्स के इशू को प्रोसीजर को याद कर लेना है, जर्नल एंट्रीज याद कर लेनी है, फार्मूले याद कर लेने हैं। चैप्टर के अंदर टोटल जो है वो 15 क्वेश्चन हैं। इंशाल्लाह हम 15 के 15 क्वेश्चन ही हम करेंगे, ठीक है। इन 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बुक के अंदर बोनस इशू के क्वेश्चन दिए गए हैं, वो हल किए जाएंगे और फिर उसके बाद राइट इशू के किए जाएंगे। और एंड पे 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बोनस भी शेयर्स कंपनी इशू की हैं और राइट भी इशू की हैं। इन दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन 2 दिए हुए लास्ट, उन सबको हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पूरे ओवरव्यू चैप्टर की समझ आई होगी। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।